आज़ादी का 7.5 दशक हो गया। इस देश के दलितों की उपलब्धि यही है कि जो है उसके मुंह पर कोई पेशाब कर देता है। इस देश में ओबीसी की उपलब्धि यह है कि कोई पूजा नहीं करा सकता है, उसको पेशाब पिलाया जा सकता है। तो इस देश में आदिवासी की हैसियत यह है कि उसके ऊपर भी कोई पेशाब कर देता है, दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता। आज़ादी के 7.5 दशक बाद यह भारत कितना SC ST OBC समाज का भारत रह गया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण कर दिया गया है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को वर्तमान सरकार एक टूल के तरह इस्तेमाल कर रही है, और टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है अपना राजनीतिक हित पूरा करने के लिए। हम इसके खिलाफ हैं। हम संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को चलाए जाने के पक्षधर हैं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है बिहार में जो है किसी महिला का जो है नकाब खींच देता है, कितनी भयावह स्थिति है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि उसके पक्ष में लोग खड़े हैं। गिरिराज सिंह बोल रहा है जहां जाना है जाओ, उसने ठीक किया। अरे ये कैसा देश बना दिया आपने? देश का चुना हुआ मंत्री किसी का कोई हिजाब खींच ले। कोई बता रहा था कि अशोक गहलोत ने शायद किसी का घूंघट खींच लिया था। तो आप, अरे अशोक गहलोत ने घूंघट खींच लिया तो वो सही थोड़ा ही है। चाहे अशोक गहलोत घूंघट किसी का छुए, चाहे कोई किसी महिला का नकाब छुए, पूरी तरह से गलत है। आप, हर महिला का आत्मसम्मान होता है, डिग्निटी होती है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, टीवी मीडिया की जो एंकर है वो जो है बोल रही है, पक्ष ले रही है कि वो ठीक किया, नकाब स्वीकार नहीं किया जाए। अरे क्या बात करती है आप? कंसेंट कोई चीज होती है, डिग्निटी कोई चीज होती है। आप जो है न्यूज चैनल में, मैं भी डिबेट में बैठता हूं, मुझे किसी एंकर का टाई पसंद नहीं आएगा तो हम उसका टाई पकड़ के खींच देंगे चैनल के डिबेट में। ये तो लगभग उसी किस्म की बात हुई। आपको जो नहीं पसंद है इसको फासिज्म कहते हैं, और इस पर पूरे देश को मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। और एक बात याद रखिए, अगर फासिज्म हावी हो गया तो सबसे ज्यादा खतरा इस देश में SC ST OBC को होगा, क्योंकि ना आप 3 में हैं ना 13 में हैं, ना आपके पास सत्ता है, ना आपके पास संसाधन है, ना आपके पास शक्ति है। आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं डॉक्टर ओम सुधा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ 2 पदाधिकारी हैं, वीर सिंह दीपक जी हैं जो प्रधान राष्ट्रीय सचिव हैं, और जो है हमारे मौर्य साहब हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साहब हैं जो हमारे OBC विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आज जो हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसलिए बुलाई है कि आने वाले जो 28 दिसंबर है, जो आने वाला 28 दिसंबर है, अगला रविवार को हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श का आयोजन, एक चर्चा का आयोजन कर रहे हैं। चर्चा का आयोजन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आज की तारीख में आप देख रहे हैं जो SC ST OBC समाज के जो मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही। आप किसी भी विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन देख लीजिए कि किसी भी विश्वविद्यालय का जो है जो नियुक्तियां हो रही है, नियुक्तियों की सूची देखिए, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, नियुक्तियों की सूची देख लीजिए, कहीं भी आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो सवाल है कि आरक्षण खत्म करने का एक सबसे बड़ा रास्ता जो इनका है वो रास्ता है ये निजीकरण करके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। और निजीकरण का क्या नुकसान है, क्या फायदा है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। निजीकरण करके इन्होंने रेलवे जैसी संस्था का जो है आउटसोर्सिंग से रेलवे को ये चला रहे हैं। ये निजीकरण करके तमाम जितने टेलीकॉम कंपनी थी, MTNL, BSNL, उसको खत्म कर दिया। तमाम जितने भी सरकारी उपक्रम थे सबको इन्होंने निजीकरण करके खत्म कर दिया। निजीकरण जब ये करते हैं तो ये कहते हैं कि विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन सच उसमें यह है निजीकरण केवल ये इसलिए करते हैं क्योंकि सरकारीकरण जब होता है तो फिर वहाँ रिजर्वेशन लागू होता है, और रिजर्वेशन लागू होता है तो SC ST OBC को रिजर्वेशन देना पड़ता है, और SC ST OBC समाज का व्यक्ति रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी पाकर उनकी जिंदगी बदल जाती है। इनको ठीक से यह बात समझ में आती है कि रिजर्वेशन की वजह से इनकी नौकरी बदल, इनकी जिंदगी बदली है। रिजर्वेशन की वजह से जो आदमी इनके सामने नंगे पांव चलता था, माथा पर चप्पल लेकर चलता था, रिजर्वेशन की वजह से वो आदमी आज सूटेड बूटेड होकर चल रहा है।
इसलिए यह निजीकरण को खत्म करने के निजीकरण ला रहे हैं। केवल और केवल इनका एजेंडा रहता है कि आरक्षण को किस तरह खत्म कर दिया जाए। साथ ही साथ इस देश में तमाम कंपनियां सरकारी के अलावा प्राइवेट कंपनियां हैं। हम यह मांग करते रहे हैं हमेशा से, लंबे समय से, कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वहां पे रिजर्वेशन लागू किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर, अब जैसे अडानी को जंगल मिल गया, जंगल कोई अपने बाप के घर से तो दे नहीं रहा है। जंगल इस देश का संसाधन है और इस देश का आप पानी इस्तेमाल करते हैं, जंगल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आयरन ओर इस्तेमाल करते हैं, सब इस देश का संपत्ति है। और उस देश की संपत्ति में देश के हर नागरिक की भागीदारी है, SC ST OBC समाज की भी भागीदारी है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आपको आरक्षण लागू करना चाहिए ताकि SC ST OBC समाज की व्यक्ति की जो है हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर में भी हो, हर जगह लागू किया जा सके। साथ ही साथ एक बड़ा मसला जो हम लोग कॉलेजियम के खिलाफ लगातार बात कर रहे हैं, और कॉलेजियम आज तक एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान नहीं हो पाया है, क्योंकि एक ऐसे जगह पे कॉलेजियम सिस्टम लागू है जो कि बहुत संवेदनशील माना जाता है, जहां आप छू भी नहीं सकते। और हम मांग करते हैं कि वहां कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियरी में लागू किया जाए। शेड्यूल कास्ट का तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाता है। अभी मौर्य जी हमारे साथ, एडवोकेट जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी बैठे हुए हैं, बताएंगे कि जो है किस तरह जो है OBC का एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो इस देश का 70% आबादी क्या इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लायक नहीं है? क्या इस देश का 70% आबादी का व्यक्ति प्रधानमंत्री ऑफिस में जो 200-250 जो बैठते हैं सीनियर IAS, एक भी OBC उस लायक नहीं दिखता है? तो हम बराबर मांग करते रहते हैं कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व भागीदारी देनी चाहिए, और हम विमर्श में इस बात को भी शामिल करने वाले हैं। साथ ही साथ जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है कि जाति जनगणना की जाए, खास तौर पे ये शेड्यूल कास्ट का हक तो ज्यादा नहीं मार पाते हैं, लेकिन OBC के हक हमारी ज्यादा कर लेते हैं। क्यों? इसके पीछे का एक छोटा सा जवाब यह है क्योंकि OBC आपको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नहीं मिलेगा, OBC टीवी में एंकर नहीं मिलेगा, OBC चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर OBC इन जगहों पे नहीं है, कहाँ है? तो OBC मंदिर में घंटा बजा रहा है, OBC कांवर लेकर चल रहा है। यह समाज की सच्चाई है। यह अलग बात है कि हमारे मौर्य जी जैसे लोगों की वजह से यह हकीकत बदल रही है। अभी हमारा जो है छत्तीसगढ़ में परसों जो है राज्य अधिवेशन था छत्तीसगढ़ का, जिसमें बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि 90% जो है OBC के लोग आए हुए थे हमारे राज्य अधिवेशन में। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे, मैं भी था उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था। तो OBC समाज अब आगे निकल के आ रहा है, लेकिन इस पर विमर्श जरूरी है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में जिसको राहुल गांधी ने भी, नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाया है, वोट चोरी का मुद्दा। हम लोग EVM के मामले से, EVM के माध्यम से वोट चोरी का सवाल उठाते रहे हैं कि EVM के माध्यम से वोट चोरी होता है, लेकिन इन्होंने चोरी के रास्ते बदल दिए हैं। अब ये सीधे भी वोट चोरी कर रहे हैं। ब्राजील की कोई मॉडल आकर यहाँ वोट दे रही है, और जो अनुमान बताया जा रहा है इनके पास कुछ रिवॉल्विंग वोटर हैं। जो वोटर जो है महाराष्ट्र में भी वोट दे देता है जाके, वही वोटर बिहार में भी वोट देता है, वही वोटर झारखंड में भी वोट दे रहा है। ये जो वोट चोरी का इनका मॉडल है, यह पूरी तरह से हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और जो एक बड़ा सवाल जिस पर हम लड़ाई लड़ते हैं, हम सब लड़ाई लड़ते हैं, इस देश में दलित उत्पीड़न का सवाल। अब देखिए, आज़ादी के 7.5 दशक बाद कर्नाटक रोज प्रधानमंत्री से लेकर मुखिया तक बोल देता है इस देश में कि आज़ादी का 7.5 दशक हो। आज़ादी का 7.5 दशक हो गया। इस देश के दलितों की उपलब्धि यही है कि जो है उसके मुंह पर कोई पेशाब कर देता है। इस देश में OBC की उपलब्धि यह है कि कोई पूजा नहीं करा सकता है, उसको पेशाब पिलाया जा सकता है। तो इस देश में आदिवासी की हैसियत यह है कि उसके ऊपर भी कोई पेशाब कर देता है, दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता। आज़ादी के 7.5 दशक बाद यह भारत कितना SC ST OBC समाज का भारत रह गया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं का अपहरण कर दिया गया है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को वर्तमान सरकार एक टूल के तरह इस्तेमाल कर रही है, और टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है अपना राजनीतिक हित पूरा करने के लिए। हम इसके खिलाफ हैं। हम संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को चलाए जाने के पक्षधर हैं। जिस तरह से संसद भवन में व्यवहार होता है कि नेता जो विपक्ष के सांसद हैं उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष का कोई नेता बोल रहा हो तो उसके ऊपर से जो है कैमरा हटा लिया जाता है, जब बोल रहा हो विपक्ष का जो है सांसद
बोल रहा हो तो उस समय जो है खुद जो है जो सदन का अध्यक्ष है वो टोका टोकी करते हैं। क्या यह लोकतंत्र हम लोगों ने अर्जित किया है? तो अगर लोकतंत्र संसद सही तरीके से नहीं चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो है इस देश में SC ST OBC के हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इन तमाम मसलों के अलावा इस देश का SC ST OBC समाज का जो है एजेंडा आगे का क्या होगा, किन मुद्दों पर लड़ाई होगी? क्या सिर्फ राजनीतिक दलों के भरोसे हम लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या सामाजिक आंदोलन को एक एजेंडा नहीं देना पड़ेगा? तो एजेंडा तय करने के लिए जरूरी है इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आकर बात करें। इसलिए हमने अपने साथियों के साथ तय किया है कि हम लोग आने वाले 28 दिसंबर रविवार का दिन है, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसे नज़दीकी मेट्रो पटेल चौक है, वहाँ पे हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का आयोजन कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप भी आइए, आप भी अपनी बात रखिए। कोशिश करेंगे कि सब लोग 1 मिनट 30 सेकेंड ही बोलें, जितने लोग बोल पाएँ। हम लोग सबसे कोशिश करेंगे कि सबसे सलाह मशवरा लें, सबसे मिलकर एजेंडा तय करें और आगे की रणनीति क्या होगी SC ST OBC समाज के लड़ाई की, वह देखना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। और जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, मैं अपना नंबर बोल देता हूं 8743915595। इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 28 दिसंबर बहुत समय नहीं, लेकिन इतना वक्त जरूर है कि आपको ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। देखिए स्थिति कितनी भयावह हो गई है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है बिहार में जो है किसी महिला का जो है नकाब खींच देता है। कितनी भयावह स्थिति है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि उसके पक्ष में लोग खड़े हैं। गिरिराज सिंह बोल रहा है जहां जाना है जाओ, उसने ठीक किया। अरे ये कैसा देश बना दिया आपने? देश का चुना हुआ मंत्री किसी का कोई हिजाब खींच ले। कोई बता रहा था कि अशोक गहलोत ने शायद किसी का घूंघट खींच लिया था। तो आप, अरे अशोक गहलोत ने घूंघट खींच लिया तो वो सही थोड़ा ही है। चाहे अशोक गहलोत घूंघट किसी का छुए, चाहे कोई किसी महिला का नकाब छुए, पूरी तरह से गलत है। आप, हर महिला का आत्मसम्मान होता है, डिग्निटी होती है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, टीवी मीडिया की जो एंकर है वो जो है बोल रही है, पक्ष ले रही है कि ठीक किया, नकाब स्वीकार नहीं किया जाए। अरे क्या बात करती है आप? कंसेंट कोई चीज होती है, डिग्निटी कोई चीज होती है। आप जो है न्यूज चैनल में, मैं भी डिबेट में बैठता हूं, मुझे किसी एंकर का टाई पसंद नहीं आएगा तो हम उसका टाई पकड़ के खींच देंगे चैनल के डिबेट में। ये तो लगभग उसी किस्म की बात हुई। आपको जो नहीं पसंद है इसको फासिज्म कहते हैं। और इस पर पूरे देश को मुझे लगता है सोचने की जरूरत है। और एक बात याद रखिए, अगर फासिज्म हावी हो गया तो सबसे ज्यादा खतरा इस देश में SC ST OBC को होगा। क्योंकि ना आप 3 में हैं, ना 13 में हैं, ना आपके पास सत्ता है, ना आपके पास संसाधन है, ना आपके पास शक्ति है। आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि 28 दिसंबर को आप नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आइए, मिलते हैं, बैठकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत आइडिया है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग को गांव तक जाना चाहिए। कैसे जाएंगे? क्या रूपरेखा होगी? क्या प्लानिंग होगी? उसके लिए संसाधन कहां से आएगा? ये सब चीजें आपको तय करनी पड़ेगी, मिलकर तय करेंगे। आप आइए, हम आइए, बैठेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और आगे की रणनीति बनाएंगे कि क्या होने वाला है। जो शोषण हो रहा है उस शोषण को आप अखबारों के माध्यम से पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख लो, जोधपुर यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख लो, हैदराबाद की देख लो, वहाँ आरक्षण को शून्य कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन लाने का, सार्वजनिक उपक्रम खत्म करने का इनका जो उद्देश्य है वो इस देश में हमारे लिए आज़ादी से पहले वाली स्थिति में ले जाने का पूरा कारण है और ये वो कारण अपनाना चाह रहे हैं। हमारे OBC वर्ग, SC ST हों, दलित हों, आज की देश में जो उत्पीड़न हो रहा है। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हमारा व्यक्ति मटके से पानी नहीं पी सकता, कथा नहीं करा सकता, पूजा नहीं करा सकता। ये 75 साल पूर्ण होने के बाद की स्थिति है इस देश में दलित, OBC और माइनॉरिटी की। माइनॉरिटीज़ का आप अभी एक नवीन मामला देख सकते हैं। बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री ने एक महिला के हिजाब को खींचा।
आप ये देखें कि भारत का संविधान भारत में हर संप्रदाय, हर वर्ग को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की पुष्टि करता है और वो अपने धर्म को मानने के लिए फ्री है, किसी का गुलाम नहीं है। अब रही बात बहुत सारी चीज़ों की, रही देश में ओबीसी की भागीदारी 0 हो गई। ओबीसी 58% इस भारत में होने के बाद सिर्फ वो पूजा पाठ, कावड़ उठाने, मंदिर का घंटा बजाने में ही लगा है। उसने कभी भी आज तक किसी पढ़े लिखे आदमी ने, अगर कोई हैदराबाद की लिस्ट, जोधपुर यूनिवर्सिटी की लिस्ट पढ़ ली होती, एक बार देख ली होती, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद हो, वहाँ अगर सही से अगर ओबीसी समाज आज जागरूक हो जाए, वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो अभी कमंडल में व्यस्त है। अगर वो थोड़ा मंडल कमीशन को पढ़ ले और मंडल में व्यस्त हो जाए तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। इस देश में अभी 28 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त मोर्चा ने जो एक चर्चा रखी है, उस चर्चा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस देश के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकारों की चर्चा करें, उसकी रूपरेखा तैयार करें और इसको हम ज़मीनी स्तर पर ले जाकर लोगों को ये समझा सकें कि आज हम अपने हकों से पूर्ण रूप से वंचित हो रहे हैं और हम उसी दयनीय स्थिति में पहुंचने वाले हैं जो बाबा साहब के भारत के संविधान लागू होने से पहले जिस स्थिति में थे। तो सभी लोगों से, जो लोग सुन रहे हैं, मेरा एक विनम्र आग्रह है, एक पर्सनल आमंत्रण है कि 28 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जरूर 1 बजे इस परिचर्चा के भागीदार बने और इस परिचर्चा को सफल बनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवाहर। क्योंकि हमारा जो 28 तारीख को एक चर्चा है राष्ट्रीय लेवल की, संयुक्त मोर्चे की, उसमें आप हमें बहुत सहयोग करेंगे, हमारे मैसेज को पहुंचाएंगे, जिससे लोग हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड करें और जो संविधान के तहत जो नुकसान समाज को हो रहा है, OBC को हो रहा है, SC को हो रहा है, माइनॉरिटी को हो रहा है, उस पर बैठ के चर्चा करेंगे और उसके ऊपर जो बनाएंगे पत्र या जिसमें चलाएंगे, जो हम आगे सदन तक उसको भेज सकें अपने मुद्दों को, उस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए इस चर्चा में सभी लोगों की सहभागिता बहुत आवश्यक है और इसमें आप पूर्ण योगदान करेंगे और जो भी साथी सुन रहे हैं इसमें अवश्य पहुँचें, परिचर्चा में सहभागिता निभाएं और इस संयुक्त मोर्चे को मजबूती प्रदान करें। दूसरे मैं छोटा सा बोलना चाहूँगा इस पे आरक्षण विरोधी जो गवर्नमेंट है, इसने सारे ऑर्गेनाइजेशन बेकार कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। क्योंकि मैं एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से था, पब्लिक सेक्टर था गवर्नमेंट का, इन्होंने बेच दिया था किसी लीडर के लड़के के लिए, परंतु हमारे जो साथी थे उन्होंने उस पर फाइट किया, उसको बचाव तो लिया कोर्ट के थ्रू, परंतु अब ऐसे हालात पैदा कर दी गई हैं। CL साहिबाबाद में है छोटी सी, कि उसमें जो परमानेंट लोग थे सबको जो आउट हो रहे निकाल दिया गया, कुछ को ज़बरदस्ती निकाल देते हैं। FRS 56 से जे उसको लागू कर दिया गया है, मतलब सबको ख़त्म कर रहे हैं। जो उस पर कैजुअल लोग ले रहे हैं वो भी सारे जनरल लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, जो हमारे SC ST के या OBC के लोग हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। सबसे पहले जो सबसे फ़ायदा आरक्षण का था हमारे नज़रों में, SC में ST में जो सफाई कर्मचारी थे उनका 100% था। सबसे पहले उनको 0 किया गया, उनको उस कॉन्टेक्चुअल पर लाया गया, तो वो सब बेकार हो गए। दूसरे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट के, सबको बैकफिट पर कर दिया गया है ताकि हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाए और हम वीक हो जाएं। इसी सब मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम 28 दिसंबर को परिचर्चा में भाग लेंगे। सभी से निवेदन है उसमें पहुँचें और हमारे इस संयुक्त मोर्चे की चर्चा में सहभागिता दें और सहयोग करें। जय भीम,